अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है, कोरोनरी जिसको हम स्किमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इसको समझने से पहले एक जनरल सा कॉन्सेप्ट लेंगे हम। इसका कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो आपका हार्ट होता है ना, ठीक है, इसको ना कोरोनरी आर्टरीज जो होती है ना वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। कौन सी आर्टरीज? कोरोनरी आर्टरीज जो होती है ना हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। अब वो पेशेंट आर्थीरोस्क्लेरोटिक पेशेंट, आर्थीरोस्क्लेरोटिक पेशेंट या जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनमें डिपॉजिट होता है, उन पेशेंट में क्या होता है कि यहाँ पे इन आर्टरीज़ के बीच में ना कोलेस्ट्रॉल का एक जो है एक लोथड़ा या एक क्लेफ्ट ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही होती है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई, वो उस डिमांड से जो होती है ना वो इम्बैलेंस हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन की डिमांड से इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के क्लेफ्ट की वजह से, जो कि कोरोनरी आर्टरीज में बन जाता है। किन पेशेंट में? आर्थीरोस्क्लेरोटिक के पेशेंट में। ठीक है, इससे क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन की डिमांड में, जिससे क्या होता है प्लैक, कोलेस्ट्रॉल के प्लैक की वजह से अब जब ये डिमांड डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, उन पेशेंट में हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हाइपोक्सिया के साथ उन्हें क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन के साथ उनको क्या होगा? उनके जो सेल्स होंगे उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। सेल डेथ से क्या होगा? उनको स्कीमिक हार्ट डिजीज़ या एमआई जिसको कहते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर ये जो प्लैक जमा हुआ है, ठीक है, एक कोलेस्ट्रॉल का प्लैक जो कोरोनरी आर्टरीज में जमा हुआ है, अगर वो स्टेबल है और वो मूव नहीं कर रहा, और वो फॉर एग्जांपल 50 से 70% एरिया किसका? इस आर्टरी के एरिया को 50 से 70% को अक्लूड कर रहा है, स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है? स्टेबल एंजाइना। ठीक है, अगर यही जो प्लैग है ये रप्चर हो गया है और ये इस तरह फैलना शुरू कर दिया है और ये 70% तक है, ठीक है, ये तो है ना राउंड अबाउट 50 से 70 या 40 से 50 या 50 से 70, ये अगर 70% तक आ गया और ये रप्चर हो गया, टीयर हो गया, फैलना शुरू हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, और अगर यही जो प्लैग जमा हुआ है ये 90% तक आ गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम आई में फिर फर्दर आती हैं एनस्टेमी, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई और एस टी एलिवेशन एम आई। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का। अब आते हैं इसकी डेप्थ में। सबसे पहले क्या है कोरोनरी हार्ट डिजीज़? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या है? जिसको स्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। स्कीमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाती है। क्या? किन का इम्बैलेंस हो जाता है? ऑक्सीजन की सप्लाई का ऑक्सीजन की डिमांड के साथ इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोक्सिया, चेस्ट पेन, सेल डेथ और स्कीमिक हार्ट डिजीज़ जिसको कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, अगर तो वो स्टेबल रहा, वो प्लैग जो था कोलेस्ट्रॉल का प्लैग स्टेबल है, मूव नहीं किया, तो उसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, और क्लिनिकल फीचर में वही अगर रप्चर कर गया या 50 से 70% से ज़्यादा एरिया को क्लूड किया है, तो वो फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आते हैं, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना एमआई या सेल की या बंदे की डेथ हो जाती है। एमआई फिर फर्दर दो टाइप्स का होता है, स्टेमी और एनस्टेमी। स्टेमी से मुराद एसटी एलिवेशन जो होती है, एसटी वेव की एलिवेशन हो जाती है, और एनस्टेमी में नॉन एसटी एलिवेशन। इसकी ईसीजी में तो हमें पता चल गया, जो स्टेबल एंजाइना होगा, जो अनस्टेबल एंजाइना होगा, जो स्टेमी होगा, इन तीनों में जो ईसीजी होगी ना वो तकरीबन तीनों की सेम होगी, जिसमें एसटी एलिवेट हो रहा होगा और एन स्टेमी में एसटी एलिवेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देन आते हैं इसके रिस्क फैक्टर। अब कोलेस्ट्रॉल में रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट हाइपरटेंशन है, पेशेंट डायबिटीज़ है, पेशेंट सिगरेट पीता है, पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया, या पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, 45 मैन है तो 45 से ज़्यादा एज में, क्या अगर मैन है तो 45 से ज़्यादा, और अगर फीमेल है तो 55 से ज़्यादा अगर उसकी एज है। देन उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, बाप दादा को होता था। ठीक है, अब उसके बाद जो उसका चेस्ट पेन है, वो चेस्ट पेन के करेक्टर क्या होंगे? चेस्ट पेन होगा सेंट्रल होता है, डिफ्यूज़ होगा, ग्रेजुअल ऑनसेट का होगा। अच्छा, एक और एंजाइना को हम एम आई से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर लेस देन 30 मिनट का पेन है ना तो एंजाइना होता है, अगर मोर देन 30 मिनट का पेन होता है तो वो एम आई होता है। ठीक है, देन जो पेन होगा वो डल होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, क्रशिंग होता है, चॉकिंग होता है, रेडिएट हो रहा होता है। रेडिएट होता है आपकी जान में। रेडिएट का होता है आपकी जान में। जान से क्या हो रहा है? जॉ, आर्म और नेक। ठीक है, जान में रेडिएट करता है। अकर होता है एक्सर्शन, एक्सरसाइज करते हुए, और रिलीव होता है रेस्ट से। ठीक है, रेस्ट करने से पेन रिलीव होता है। और इसके साथ सिम्टम क्या होते हैं? ब्रेथलेसनेस होती है, नोजिया होती है, स्वेटिंग होती है और वॉमिटिंग होती है।
ये एक जनरल था स्टेबल एंजाइना के करेक्टरिस्टिक्स आ गए, या एक्यूट कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के एक जनरल से सिम्टम आ गए। देन आती हैं डिफरेंशियल डायग्नोस। इस चेस्ट पेन की डिफरेंशियल डायग्नोस क्या क्या हो सकती हैं? चेस्ट पेन की टिस सिंड्रोम होता है, ऑर्टिक डायसेशन हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, गर्ड की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, नमूनिया की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है, न्यूमोथोरेक्स की वजह से होता है, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन हो सकता है। ये चेस्ट पेन के डिफरेंशियल डायग्नोज आ गए। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में हमने मोस्टली चीज़ें हमने कवर अप कर ली। ज़रा बुक से हम इसको मैच करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पढ़ी है, जिसमें हमने कहा स्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई का ऑक्सीजन डिमांड के साथ। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है? एसिम्टोमेटिक होता है। स्टेबल एंजाइना, स्टेबल में क्या, जो प्लैग है वो फिक्स और नॉन वनरेबल है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना एमआई या कार्डियक डेथ हो जाती है। एमआई में फर्दर दो, एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन। एमआई में जो वो होता है ना, वो वनरेबल होता है, टीयर हो जाता है, प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होती है और कंप्लीट अक्लियन हो जाती है एमआई में। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सिगरेट, हाइपरलिपिडीमिया, एज, फैमिली हिस्ट्री। देन हमने चेस्ट पेन की हिस्ट्री पढ़ी। सेंट्रल होता है, डिफ्यूज होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, लेस देन 30 मिनट है, एंजाइना मोर देन है तो एमआई है। डल, कॉन्स्ट्रक्टिंग, क्रशिंग, चॉकिंग होता है, रेडिएट कर रहा होता है जॉ, आर्म और नेक जान में, अक्कर होता है एक्सर्शन में, और ठीक होता है क्या नाम है, रेस्ट से या नाइट्रेट से। ये एक जनरल से चीज़ें आ गई। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना को। उसके बाद हमने पढ़ी डिफरेंशियल डायग्नोस। डिफरेंशियल डायग्नोस में इसके जस्ट आपको नाम भी आते हो ना, इसका मैंने जो मेमोनिक बनाया था वो था टैप GP4, TAP टैप जी, देन 4 P आते हैं हमारे। टे सिंड्रोम, ऑर्टिक डायसेशन, पेरिकार्डाइटिस, गर्ड, नमूनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरेक्स और पेप्टिक अल्सर डिजीज। इनके जस्ट नाम भी आते हो तो मोर देन इनफ होता है। देन उसके बाद आता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में हमने मोस्टली चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, स्टेबल एंजाइना में हमने मोस्टली चीज़ें पढ़ ली कि क्या होगा। आर्थीरोस्क्लेरोटिक का पेशेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट प्लैक जमा हुआ होगा, प्लैक जो होगा स्टेबल होगा, नॉन वनरेबल होगा, टीयर नहीं करेगा, 50% तक होगा, लेस देन 30 मिनट का उसकी पेन का ड्यूरेशन होगा। ठीक है, अब वही चीज़ें होती हैं। फिक्स आर्थीरोमेटस स्क्लेरोटिक होती है, क्लिनिकल में 5 से 15 मिनट का उसको पेन होगा, रिलीव हो जाएगा रेस्ट और नाइट्रेट से। एग्रीवेट होगा फिजिकल एक्सरसाइज से, हैवी मील से, कोल्ड एक्सपोजर से या इंटेंस इमोशन से, उसका ये जो दर्द है ना वो बढ़ेगा। देन आती है इसकी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम उसकी रेस्टिंग ECG कराते हैं, एक्सरसाइज ECG कराते हैं या एंजियोग्राफी कराते हैं। जो एंजियोग्राफी होती है ना, ये मोस्ट एक्यूरेट होती है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट क्या है? एंजियोग्राफी, जो कि MCQs में आपसे पूछते हैं एंजियोग्राफी। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में ECG थी मोस्ट एक्यूरेट, इसमें क्या है? एंजियोग्राफी। उसके बाद मैनेजमेंट हम क्या कराएंगे? सबसे पहले हमें पता है हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको स्मोकिंग करते हैं तो उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा देंगे। उसे हम कहेंगे रेगुलर एक्सरसाइज करो, कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें छोड़ दो, ऑयल वाली घी वाली चीज़ें छोड़ दो, हेल्दी फूड लो। ठीक है, देन उसकी एंटीप्लेटलेट देंगे, एंटी एंजाइनल देंगे, नाइट्रेट देंगे, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, पोटाशियम एक्टिवेटर, सोडियम फनी चैनल, रीवेस्कुलाइजेशन या बाईपास करा देंगे। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था किसका? स्टेबल एंजाइना का। अब हम बुक से इसको देखते हैं। बुक में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने कहा स्टेबल एंजाइना क्या होता है? सबस्टेरनल चेस्ट पेन होती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया, फिक्स आर्थीरोमेटस स्टेनोसिस होती है, मोर देन 1 कोरोनरी आर्टरीज की। क्लिनिकल में क्या 5 से 15 मिनट्स का उसको पेन होगा, रेस्ट नाइट्रेट से ठीक होगा, एग्रीवेट करेगा, फिजिकल एक्सर्शन, मील, कोल्ड एक्सपोजर, इमोशन से रेडिएट करेगा, जॉ, आर्म, नेक में एसोसिएट होगा नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग के साथ। इन्वेस्टिगेशन में आपको जस्ट नाम भी पता होना मोर देन इनफ होते हैं। रेस्टिंग एक्सरसाइज ECG होती है, एक्सरसाइज ECG होती है। रेस्टिंग इसकी बेस्ट इनिशियल होती है। ठीक है, इनिशियल टेस्ट में रेस्टिंग ECG होती है। इसमें हमें क्या मिलता है? ST डिप्रेशन, T इन्वर्जन। सिर्फ एन स्टेमी में सिर्फ ST स्टेमी में जो है ST एलिवेट होगा, बाकी सब में ST डिप्रेस हो रहा है। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और एन स्टेमी में ST डिप्रेस हो रहा है, और स्टेमी में सिर्फ ST वेव एलिवेट होंगे। ST डिप्रेस, T इन्वर्ट होगा। एक्सरसाइज ECG में क्या होगा? एक्सरसाइज टोलरेंस टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 फैक्टर होते हैं एक्सरसाइज ECG में, या पेशेंट एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता, या ठीक है, या उसमें कोई बेसलाइन एबनॉर्मलिटीज़ है। तो इनका क्या हल होता है कि अगर तो बेसलाइन एबनॉर्मलिटीज़ है तो हम उसको एक्सरसाइज थालियम स्कैन कराएंगे। एक्सरसाइज थालियम स्कैन में क्या होता है कि हम रेडियो आइसोटोप थैलियम उसको इंजेक्ट करते हैं, या एक्सरसाइज एको करा देंगे।
अगर पेशेंट एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता तो उसमें फार्माकोलॉजिकल थालियम स्कैन या फार्माकोलॉजिकल एको कराएंगे। देन मायोकार्डियल परफोरियन स्कैनिंग करा सकते हैं, स्ट्रेस एको करा सकते हैं, क्रोनरी एंजियोग्राफी या आर्ट्रियोग्राफी करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन आती हैं इसकी मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल हो गई, एंटी प्लेटलेट हो गई जिसमें एस्पिरिन क्लोपिडोग्रल हो गई, एंटी एंजाइनल हो गई जिसमें नाइट्रेट, बीटा, कैल्शियम, पोटाशियम चैनल और सोडियम फनी चैनल हो गए। यहीं पे ये चैप्टर ये टॉपिक एंड स्टेबल एंजाइना एंड होता है। नेक्स्ट में हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।